अच्छा देखो, कल वाली क्लास में है ना, हमने फैक्टर रेटिंग मेथड पढ़ा था। और मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया था। तुम लोगों को क्वेश्चन एक फैक्टर रेटिंग मेथड का क्वेश्चन था, जिसमें वो चार लोकेशन थी और पांच लोगों से बात की गई थी, पांच एक्सपर्ट्स थे। और तुम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया? यस सर। अच्छा, उसका आंसर है ना, जो मैंने भेजा था, जो क्वेश्चन तुम्हें ग्रुप में भेजा था, आंसर मैच हुआ तुम लोगों का? यस सर, यस मैं सर, तो हो गया। पॉइंट भी हो दिख गया। रहा ना। पॉइंट में डिफरेंस आ रहा था, लेकिन पॉइंट में डिफरेंस है ना, वो राउंड ऑफ करने की वजह से आ रहा होगा, इसका जो डिफरेंस आ रहा होगा तुम्हारा। तो लोकेशन वन का है ना वेटेड, इसको 2.52 आ रहा था। लोकेशन टू का 3.91 आ रहा था। 2.42 आ रहा था लोकेशन थ्री का। और लोकेशन फोर का आ रहा था 4.43। तो उसमें है ना, सबसे अच्छी लोकेशन है लोकेशन फोर, तो लोकेशन फोर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। ये है ना, एक आसान मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड है। अब देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। सेकंड मेथड स्टार्ट करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड हमें क्या समझाता है? देखो, एक ही लोकेशन पर जरूरी नहीं है सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हें मिल जाए। बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में कल हमने बात की थी, कि जब हम प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन, हमने प्लांट लोकेशन स्टार्ट किया था, तब हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में समझा था। बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर होते हैं, बैंकिंग फाइनेंस है, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था लॉ एंड ऑर्डर है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, लीगल इश्यूज है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। जरूरी नहीं है एक ही लोकेशन पर सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स लोकेशन ए पर अवेलेबल है, कुछ फैक्टर्स लोकेशन बी पर अवेलेबल है, कुछ फैक्टर्स लोकेशन सी पर अवेलेबल है, और कुछ फैक्टर्स लोकेशन डी पर अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लेकिन जयपुर का रेंटल थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जयपुर में रेंट वगैरह थोड़ा सा महंगा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन रेंट वगैरह थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अलवर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है जितना जयपुर का है, और उसका रेंट वगैरह वहां पे थोड़ा कम रहता है। अब इसका मतलब एक लोकेशन पर कोई एक फैक्टर बढ़िया है, दूसरी लोकेशन पर कोई दूसरा फैक्टर बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हम चारों ही लोकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम चारों लोकेशन के बीच में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे वो चारों फैक्टर उसके चारों लोकेशन पास पास में भी हो जाए, और वो चारों लोकेशन पर अवेलेबल फैक्टर्स का फायदा भी उठा सके। जैसे अलवर का फायदा क्या है, वो जयपुर के पास में भी है, और वो दिल्ली के पास में भी है, वो गुड़गांव के पास में भी है, वो नोएडा के पास में भी है। तो उसका फायदा मिलता है वहां पर। तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अलवर में जाके, अलवर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्लांट लगा रखे हैं, बहुत सारी। पार्ले जी का प्लांट है, एक शायद मारुति का भी प्लांट है, जहां तक मेरे को ध्यान है। मारुति का नहीं है तो शायद है ना, मेरे को ये ध्यान है कि मोटरसाइकिल का होंडा, हीरो का या होंडा का प्लांट है। वहां पर है ना, कोका कोला का प्लांट है। तो बड़ी बड़ी कंपनी से प्लांट लगा रखे हैं अलवर में। अब रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे, रेंटल कम रहता है। ठीक है, आसपास वाले एरिया दिल्ली के पास पड़ जाता है, नोएडा के पास है, गुड़गांव के पास है, इधर की तरफ अपन जयपुर की तरफ आए तो वहां पर भी पास है, और उस तरफ अपन मध्य प्रदेश की तरफ भी निकल सकते हैं, वहां पर भी थोड़ा पास में हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, बहुत सारी चीजें सोची जाती है वहां पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड में क्या किया जाता है, कि हमारे पास अलग अलग लोकेशंस होती है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। हम उन लोकेशन को एनालाइज करते हैं, और उन लोकेशन के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जो भी लोकेशन हमें गिवन होगी ना, हम वो सेलेक्ट नहीं करेंगे कि उनमें से कौन सी लोकेशन बेस्ट है। हम सेलेक्ट करेंगे बीच वाली लोकेशन जो सबके लिए बेस्ट है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर मान लो तुम जयपुर में रहते हो और जयपुर को जानते हो, जयपुर के एरिया के बारे में जानते हो, तो जयपुर में रहने के लिए जो बेस्ट एरिया है ना, वो और भी कई बहुत सारे एरिया तुम बोल सकते हो, मालवीय नगर बेस्ट है, और विद्याधर नगर बेस्ट है, मानसरोवर बेस्ट है, अपने अपनी तरफ से अपना अपना एरिया बोल सकते हो। लेकिन मैं एक्चुअल बात बताऊं ना, तो जयपुर में रहने के लिए जो बेस्ट एरिया है ना, तो वो चार दीवारी वाला एरिया है, सिटी वाला एरिया, वॉल सिटी वाला एरिया, क्योंकि वो सेंटर में है। अब सेंटर में होने का फायदा, जैसे मान लो मेरा घर है ना वॉल सिटी में, तो सेंटर में होने का फायदा,
मेरे घर से झोटवाड़ा भी 10 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आमेर भी 10 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से सीकर रोड वाला एरिया विद्याधर नगर भी 10 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से मालवीय नगर भी 10 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से और कोई आगरा रोड पर पकड़ लो कोई भी एरिया, वो 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर कोई बंदा आगरा रोड पर 10 किलोमीटर दूर रह रहा है और उसको जाना है विद्याधर नगर के लास्ट कॉर्नर पर, तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाती है चीजें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फायदा क्या होता है कि हो सकता है आप परफेक्ट लोकेशन पर नहीं हो, लेकिन सेंटर में होने की वजह से सारी अच्छी अच्छी लोकेशन आपके आसपास में होती है, तो उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड का क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड का क्वेश्चन ये रहा। प्रॉब्लम नंबर 2, XYZ लिमिटेड वांट्स टू ओपन अ रिटेल शॉप इन कोलकाता। वो कोलकाता में अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इट फर्स्ट सेलेक्ट द 4 लोकेशन। उन्होंने है ना 4 लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है, L1 L2 L3 L4, और उन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म में। अब तुम्हें ये पता है क्या कि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तुम्हें पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम। देखो है ना, अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ पर बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन्स है, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन्स हैं। अब टाइम जोन्स कैलकुलेट करने के लिए ना अर्थ पर 2 तरह की लाइंस बनाई जाती है। एक तो लाइंस इस तरह से होती है, इस तरह की लाइंस को लैटिट्यूड बोला जाता है, और एक लाइन इस तरह की होती है, इस तरह की लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया, तो ये है ना एक लोकेशन हो गई यहाँ पर, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेस पर एक लोकेशन हो गई यहाँ पर। बहुत सारी लाइंस होती है ऐसे पास पास में, बहुत सारी पास पास में लाइंस होती है, बिल्कुल पास पास में लाइंस होती है। जो ये लाइंस चलती है ना, इसमें तुमने कभी देखा हो, शायद है ना, तुमने कभी वॉर मूवीज के अंदर ध्यान दिया हो, तो वॉर मूवीज के अंदर इस बारे में बात की जाती है कि है ना कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो बोलता है इतना लॉन्गिट्यूड है, इतना लैटिट्यूड है। तुमने देखा होगा ऐसे बोलते हैं 75 डिग्री 12 मिनट 22 सेकंड, इस तरह से चलता है वहां पर। एक बोलते हैं -2 डिग्री 18 मिनट 34 सेकंड्स, इस तरह से चलता है उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में देखो तो तुम्हें बता भी देता हूँ एक बार। देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पर दे रखा है, 20.5937 डिग्री नॉर्थ और 78.9629 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। और है ना, ये तो मैंने चलो इंडिया का निकाला है, तो मैं ना जयपुर का भी देख सकते हो कि जयपुर का क्या है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो देखो ये रहा, 26.9124 डिग्री नॉर्थ और 75.7873 डिग्री ईस्ट। दिल्ली का भी देख सकते हो, तो दिल्ली का यहाँ पर दिया हुआ है 28.7041 डिग्री नॉर्थ 77.1025 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब है ना देखो, यहां पर तो मैं लोकेशन से जैसे मैंने ऊपर डाला दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स, तो नीचे आ गया उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया। पहला नंबर लैटिट्यूड का होता है, दूसरा नंबर लॉन्गिट्यूड का होता है। लेकिन अगर है ना मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली वैल्यूज भी डालता हूं ना, तो भी मेरे को पता लग जाएगा कि ये कहाँ का है। अब देखो मेरे को पता लग रहा है कि ये दिल्ली का है, गोपाल विहार, विजय विहार, इस तरह से नाहरपुर, इस तरह से है ना सेक्टर थी, ये दिल्ली का है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, एक पर्टिकुलर लोकेशन का है, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं, जैसे देखो मैं 77 को 78 कर दूं और 28 को 30 कर दूं, तो हम इंडिया से बाहर निकल जाएंगे शायद। नहीं, इंडिया के अंदर ही है क्या ये? अच्छा, इंडिया के अंदर ये कोई बिचौरी नाम की जगह है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर आ गया ये वाला। और भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं कर दूं 20 इसको कर दूं और -2 इसको कर दूं। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नेगेटिव में भी होता है -2। तो लोकेशन, इसकी लोकेशन नहीं है क्योंकि ये लोकेशन है ही नहीं, प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन है ना तुम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से है ना कोई भी लोकेशन पता लगा सकते हो। तो यहां पर है ना देखो उसने क्या कर रखा है, उसने लोकेशन के नाम नहीं दिए हुए हैं कि लोकेशन जयपुर है, उदयपुर है, अलवर है, बीकानेर है, ऐसी लोकेशंस के नाम नहीं दे रखे हैं। उसने बोल रखा है लोकेशन है L1 L2 L3 L4।
जिनका लेटीट्यूड क्या है, जिनका लेटीट्यूड दिया हुआ है ये एक्स के फॉर्म में, और जिनका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है यहां पर वाई के फॉर्म। ठीक है। और हर एक लोकेशन पर कितने कितने कस्टमर्स है, वॉल्यूम ऑफ कस्टमर हर एक लोकेशन में। ठीक है। L1 पर कितने कस्टमर है, L2 पर कितने हैं, ऐसे L3 पर कितने हैं, L4 पर कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी, हमें कस्टमर्स का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। और फाइनली बोल रहा है फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन यूजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या तुम लोगों को, पहले तो ये बताओ। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। सॉल्यूशन करने के लिए मेरे को चाहिए ये वाली टेबल। और मैं इस टेबल को यूज करके कैलकुलेट करूंगा एक पॉइंट जिसको बोला जाता है मैप स्कोर। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है ना, हम एक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जिसको हम बोलते हैं मैप स्कोर। मैप स्कोर का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे तो फॉर्मूला बहुत आसान है, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज करते हैं तो देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसा ही है, लेकिन यहां पर एफ एक्स की जगह कोई और नंबर्स यूज किए जाते हैं। देखो यहां पर सिंपल फॉर्मूला चलता है मैप स्कोर का सिग्मा वी एक्स वी आई, इसको वी आई बोल दो, और वी आई का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। सिग्मा वी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा वी आई। ये फॉर्मूला लिख लो फिर मैं तुम्हें समझा। यहां पर v का मतलब होता है वॉल्यूम, v का मतलब होता है वॉल्यूम, और x का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स। अब देखो वी आई का मतलब है फर्स्ट, आई का मतलब है वन, जैसे ये फर्स्ट लोकेशन का वॉल्यूम है V1 बोल देंगे। ये सेकंड लोकेशन का वॉल्यूम है V2। ये थर्ड लोकेशन का वॉल्यूम है V3। ये फोर्थ लोकेशन का वॉल्यूम है V4। ठीक है। तो वी आई, और एक्स आई में फर्स्ट लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेकंड लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स क्या है, उस तरह से यूज करें। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान। हमें देखो चार लोकेशंस गिवन है इस क्वेश्चन, हमें चार लोकेशंस गिवन है L1, L1, L2, L3, L4, चार लोकेशंस गिवन है। चारों लोकेशंस का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का मतलब कितने कितने कस्टमर वहां पर आते हैं। ठीक है। वॉल्यूम गिवन है 200, 100, 100, 200। और हमें है ना सबसे पहले देखो लैटिट्यूड गिवन है। लैटिट्यूड हमारे को एक्स के नाम पर गिवन है, हमें इसको एक्स दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स में, लैटिट्यूड को एक्स बोला गया है। तो मैं लैटिट्यूड यहां पर लिख लेता हूं 30, 90, 130 और 60, ये लैटिट्यूड हो गया। और मैं यहां पर है ना वॉल्यूम को लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैं वॉल्यूम को लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो वॉल्यूम को लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 13000, ये हो जाएगा 12000। ठीक है। अच्छा जिस तरह से मैंने वॉल्यूम को देखो v को मल्टीप्लाई करना है x से, तो इस क्वेश्चन में x भी गिवन है और y भी गिवन है, लैटिट्यूड भी गिवन है और लॉन्गिट्यूड भी गिवन है। तो जैसे मेरे को मैंने v को मल्टीप्लाई किया x से, यानी v को मैंने वॉल्यूम को लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई किया है,
ऐसे ही मैं है ना वॉल्यूम को लॉन्गिट्यूड से भी मल्टीप्लाई करूं। तो क्वेश्चन में हमें है ना लॉन्गिट्यूड भी गिवन है, क्वेश्चन में हमें लॉन्गिट्यूड भी गिवन है। तो लॉन्गिट्यूड को क्वेश्चन में बोला हुआ है y, लॉन्गिट्यूड को क्वेश्चन में बोला है y बोला है। तो हमें लॉन्गिट्यूड भी गिवन है। लॉन्गिट्यूड है 100, 120, 130, 40, और मैं इसको है ना v से, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 13,000। और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8,000। और इनका टोटल देखो, मेरे को तीन नंबर्स का टोटल चाहिए। मेरे को देखो, एक तो वॉल्यूम का टोटल चाहिए, एक वी एक्स का टोटल चाहिए, एक मेरे को वी वाई का टोटल चाहिए। तीन टोटल चाहिए मेरे को। तो ये आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 600। नेक्स्ट आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, ये है ना। एक बार चेक कर लेना ये 40,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये आ जाएगा 20, 20, 40, 55 हजार 53,000। सर। सही आ रहे हैं ना ये तीनों टोटल? सही किए मैंने? यस सर। ठीक है। तो अब देखो ये मैप स्कोर निकालेंगे हम, यानी हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कि नई लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स क्या आ रही है। तो हम निकालते हैं लैटिट्यूड। तो फॉर्मूला देखो मैंने ऊपर लिख रखा है वैसे तो मैप स्कोर का, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं, सिग्मा वी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वी। तो सिग्मा वी एक्स कितना आ रहा है 40,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा वी आ रहा है 600। तो ये हो जाएगा हमारा 66.67। 66.67। वैसे है ना ये डिग्री में लिखा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक है जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसा ही लिख रहे हैं। ये तो हमारे लैटिट्यूड की लोकेशन आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड वाली लोकेशन भी। लॉन्गिट्यूड, ये तो हमारी लैटिट्यूड की कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब लॉन्गिट्यूड के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के लिए मैं यूज करूंगा सिग्मा वी वाई अपॉन सिग्मा वी। 53,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना आ रहा है 80। 80, 88.33। 88.33। चलो देखते हैं ये लोकेशन आ कौन सी रही है, बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए। 66.66, 66.66 डिग्री, और दूसरी आ रही थी 88.33, 88.33 डिग्री। आई तो है, कहीं तो आई है। कहीं की तो आई गई है। ये रशिया की लोकेशन आई है, तुरुकांशी डिस्ट्रिक्ट, कारियोनोस्फियारी क्राई रशिया, ऐसा कुछ है ये रशिया की लोकेशन आई है ये वाली। हमारा जो आंसर आया है, तो हमें बिजनेस जाके रशिया में स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हें बताना हाँ नहीं है सर। कहाँ की लोकेशन, तुम्हें बताना नहीं है, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि कहाँ की लोकेशन है।
हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? कोई भी, अभिनव तुम कुछ पूछ रहे थे शायद। नहीं सर। नहीं, कोई और पूछ रहा था। तुम ये थोड़ी पूछ रहे थे सर ये बताना है कि ये कहाँ की लोकेशन है। ठीक है, ये बताना नहीं है ये कहाँ की लोकेशन है, मैं तो बस जैसे ऐसे ही देखने के लिए कि लोकेशन आती भी है या नहीं आती कहीं की। तो ये लोकेशन कहीं रशिया के आसपास की आ रही है, रशिया में आ रही है किसी एरिया की। अच्छा देखो, क्वेश्चन में हमने यहाँ पर है ना लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार लोकेशंस हमें यहाँ पर गिवन है ना, हम उन चारों लोकेशंस में कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ना ही हम L1 पर जाएंगे, ना ही हम L2 पर जाएंगे, ना ही हम L3 पर जाएंगे, ना ही हम L4 पर जाएंगे। हम चारों लोकेशन में से किसी भी लोकेशन पर नहीं जाएंगे। हम उस लोकेशन पर जाएंगे जिसका लेटीट्यूड 66.67 है और जिसका लॉन्गिट्यूड 88.33 है। ठीक है, तो फाइनली हमें कंक्लूजन लिखना है। फाइनली कंक्लूजन लिखना है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। द लोकेशन which have coordinates 66.67 डिग्री लगा लेना तुम्हें ना, डिग्री लगा लेना, लेटीट्यूड एंड 88.33 डिग्री longitude will be selected। तो हम है ना, ना ही लोकेशन L1 सेलेक्ट करेंगे, ना ही लोकेशन L2 सेलेक्ट करेंगे, ना ही L3, ना ही L4। हम ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिसका लेटीट्यूड आ रहा है 66.67 और जिसका लॉन्गिट्यूड आ रहा है 88.33। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो एक बार। अच्छा बस एक बार रुको, देखो मैं ये भी देखना चाहता हूँ ये 130 वाली भी कोई लोकेशन है क्या, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा 130 डिग्री तक कोई लोकेशन जाती है क्या? माइनस में तो जाती है, ये तो पता है मेरे को। नहीं, 130 डिग्री वाली कोई लोकेशन नहीं है। 130, नहीं कोई लोकेशन नहीं है 130 डिग्री वाली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। सर। हाँ बोलो। सर तो ये बिजनेस लोकेशन लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की सबसे कैसे सेट है सर, इसका लॉजिक तो समझ नहीं आया मुझे कि अपन नहीं, लॉन्गिट्यूड इसमें देखो, लेटीट्यूड। सुनो सुनो सुनो, विनायक विनायक मैं बताऊं क्या है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि है ना, एक लोकेशन है दिल्ली, एक लोकेशन है चेन्नई, एक लोकेशन है कोलकाता, एक लोकेशन है मुंबई। ठीक है, तो देखो समझना, वैसे ये काम नहीं आने वाला है, ये कोई मेथड ऐसा कोई नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत काम आता है, सिर्फ है ना तुम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। देखो, दिल्ली ऊपर की तरफ आता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है। मुंबई इधर वेस्ट की तरफ आता है। कोलकाता इधर आता है ईस्ट की तरफ, है ना। और चेन्नई आता है इधर साउथ की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा।
तो उसने क्या कर रखा है, देखो उसने ये क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, उसने दिल्ली नाम नहीं दिया हुआ है। उसने मान लो कि दिल्ली का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड 3100 है, उसने ये दे दिया 3100। और उसने ये भी बता दिया कि दिल्ली में है ना बहुत सारे कस्टमर है, दिल्ली में बहुत सारे कस्टमर है और लोकेशन 4 पर बहुत सारे कस्टमर। तो ऐसा ही उसने यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया, ऐसे उसने यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया, ऐसा ही उसने यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया। ठीक है। और हमें बीच वाला लोकेशन पूछे कि बीच वाली लोकेशन कौन सी आ रही। तो ये हम है ना बिना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के एग्जैक्ट बीच में तो नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट बीच में हमें पता लग जाए कि बीच एग्जैक्ट बीच में कौन सी लोकेशन आ रही है। लेकिन बस ये वाला मेथड सिर्फ इतना सा बता रहा है कि तुम उसके आसपास वाले लोकेशन ढूंढ सकते हो, कि भाई आपको एक बार कोऑर्डिनेट्स दे दिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, अभी मैंने तुम्हें 4 लोकेशन बताई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तुमने बीच वाली लोकेशन ढूंढ ली, भोपाल। ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें चारों लोकेशन नहीं बताता तो तुम बीच वाली लोकेशन कैसे ढूंढते? तुम्हें कैसे पता लगता कि सेंटर कहां पर आ रहा है? पता लग जाता क्या विनायक, बताओ कि सेंटर कहां पर आ रहा है? नहीं पता लगता ना। तो अगर मैं तुम्हें 4 लोकेशन के नाम बता दूं तो तुम सेंटर निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं 4 लोकेशन के नाम की जगह उनके कोऑर्डिनेट्स बता दूं तो भी तुम सेंटर निकाल लोगे। तो यहां पर है ना नाम नहीं दिए हुए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हमने सेंटर निकाल लिया कि सेंटर आ रहा है यहाँ पर 66.67 लैटिट्यूड पर और 88.33 लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है। वैसे ये मेथड है ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना काम में लेते नहीं है। और ना कोई कोई भी बंदा ऐसा मान लो काम में नहीं लेता। सब बाय ऑब्जर्वेशन से ही, ऑब्जर्वेशन करके ही लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज मैं बता ओके देता हूँ। सर। प्लांट लोकेशन मैं इसका है ना और कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा तुम्हें, ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वाला मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आसान है, तो तुम समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट कर। कल हम बात कर रहे थे इस बारे में कि प्लांट लोकेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फैक्टर रेटिंग मेथड एक तरीका है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड एक तरीका है, और एक तरीका है इक्विलिब्रियम मेथड। ये इक्विलिब्रियम मेथड है ना हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम मेथड जो है हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। वो वही वाला मेथड है जहां पर है ना हम ऐसे एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, पहले तो है ना इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम ऐसे छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, फिर उसमें है ना वहां पर बीच में 2 लोकेशन होती है ना, तो 2 लोकेशन के तो एक बीच वाला पॉइंट आ जाता है। और अगर 3 लोकेशन होती है ना तो फिर 2 पॉइंट्स आते हैं। एक सबसे छोटा वाला इक्विलिब्रियम आता है, एक सबसे बड़ा वाला इक्विलिब्रियम आता है। वो एक क्वेश्चन था वहां पे, पटना रांची धनबाद वाला क्वेश्चन था। पटना आ जाएगा एक तरफ, रांची आ जाएगा एक तरफ, धनबाद आ जाएगा। ध्यान है क्या तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया है? यस सर। अच्छा रिसेंटली एक बात बताओ, अभी जब टेस्ट वगैरह हुए हैं तब रिसेंटली तुमने वो चैप्टर पढ़ा है क्या, तुम लोगों ने? यस सर पढ़ा था। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या उस मेथड के अंदर, जो हमने मेथड वो वाला मेथड किया था प्लांट लोकेशन का, जो मेथड हमने क्लास में किया था, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नो सर सर। अगर मैं वो वाला मेथड नहीं करवाऊं तो चलेगा, इक्विलिब्रियम वाला मेथड? सर उसमें जो ग्राफ की प्लॉटिंग होती है अगर वो बता दो एक बार, तो वो ग्राफ थोड़ा की सा प्लॉट कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, ग्राफ की प्लॉटिंग मैं बता देता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे है ना हम यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे मॉड्यूल में है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, ये वो पटना रांची एंड धनबाद वाला ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 3 लोकेशन है, पटना रांची धनबाद। तुम हमेशा ना क्वेश्चन को इस तरह से लिखना, एक तरफ लिखना पटना, एक तरफ लिखना रांची, एक तरफ लिखना धनबाद, और उनकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना। तो फिक्स कॉस्ट आ रही है 30 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 300। इसकी आ रही है 50 लाख, और इसकी आ रही है 200, और 25 350, 25 लाख और 350।
अब तुम है ना इक्विलिब्रियम निकालना स्टार्ट करोगे। इक्विलिब्रियम निकलेगा एक बार पटना और रांची के बीच में। पहला इक्विलिब्रियम निकलेगा पटना एंड रांची, फॉर पटना एंड रांची। अच्छा, इक्विलिब्रियम निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इसमें? बताओ, इक्विलिब्रियम निकालने में किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? नो सर। अच्छा, एक बार निकलेगा रांची और धनबाद के बीच में। और एक बार निकलेगा पटना एंड धनबाद के बीच में। अब जो इक्विलिब्रियम आए थे ना, वो आए थे, देखो ये वाला आ जाएगा 20 लाख 10,000, 20,000 यहां पर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 25 और 150, 16,666 यहां पर आएगा। और ये आ जाएगा 30, 5 और 5 लाख, 10,000 यूनिट्स यहां पर आ जाएगा। इतना निकालने के बाद है ना, तुम्हें एक ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान से समझना ग्राफ में क्या क्या करोगे। ग्राफ प्लॉट करोगे और ग्राफ में है ना, दो लोकेशन ऐसे रेंडमली टिक कर दोगे, जैसे एक यहां पर टिक लगा दिया, एक यहां पर टिक लगा दिया। ग्राफ में ये जो दो पॉइंट्स लगाए हैं ना, एक पॉइंट पर लिखा जाता है मिनिमम वाली वैल्यू। जैसे मिनिमम इक्विलिब्रियम हमारा 10,000 यूनिट्स आया, तो एक तरफ लिखोगे 10,000 यूनिट्स। मैं यहाँ पे याद रखने के लिए भी बना देता हूं, हम यहाँ पर मिनिमम इक्विलिब्रियम लिखते हैं। जो भी इक्विलिब्रियम, हमने 3 इक्विलिब्रियम निकाले हैं और तीनों में से जो भी मिनिमम आ रहा है ना, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एक लिख देंगे हम 20,000 यूनिट्स, मैक्सिमम वाला इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने 3 इक्विलिब्रियम निकाले हैं, उसमें से मैक्सिमम आ रहा है 20,000, तो हमने एक लिख दिया मिनिमम, एक लिख दिया मैक्सिमम। इसके बाद में है ना, तुम्हें है ना ये पॉइंट याद रखना है। इस पॉइंट को भूल मत जाना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है, तुम्हें यहां पर लिखना है मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट। इस जगह पर ये जो पहला वाला एरिया सेलेक्ट हो रहा है, पहला वाला जो स्टार्टिंग वाला एरिया है, यहां पर लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट। और ये जो लास्ट वाला एरिया है ना, इसमें तुम्हें लिखना है मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग वाले एरिया में लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट और लास्ट वाले एरिया में लिखना है मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। इस पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को याद रखना। तुम्हें ग्राफ ऐसा ही बनाना है। स्टार्टिंग वाले देखो, यहाँ पे 3 एरिया है, मैं तुम्हें हाईलाइट करके बता देता हूं जल्दी से। देखो, एक एरिया तो ये है, ठीक है, एक एरिया ये है, दूसरा वाला एरिया ये है, और तीसरा वाला एरिया ये है, ये आगे वाला एरिया। तो यहाँ पर 3 एरिया है, 3 लोकेशंस है। सबसे पहले वाले एरिया में तुम्हें लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट। मैं लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि कम यूनिट्स बनाने पर है ना, फिक्स कॉस्ट मैटर करती है। कम यूनिट्स बनाने पर फिक्स कॉस्ट मायने रखती है। ज्यादा यूनिट्स बनाने पर फिक्स कॉस्ट मायने नहीं रखती, ज्यादा यूनिट्स बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट मायने रखती है। तो कम यूनिट्स के लिए हमें लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट और ज्यादा यूनिट्स के लिए लिखना है हमें मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। अब मिनिमम फिक्स कॉस्ट तीनों लोकेशन में से किसकी है? अगर तुम चेक करोगे तो मिनिमम फिक्स कॉस्ट आ रही है धनबाद की। तो तुम यहां पर लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे धनबाद। मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट किसकी आ रही है? अगर तुम ध्यान दोगे तो मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट आ रही है रांची की। तो तुम इसके नीचे लिखोगे रांची, और एक लोकेशन बची है, वो यहां पर आ जाएगी, वो आ जाएगी पटना। और फाइनली कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं। कंक्लूजन लिखोगे फॉर लेस देन 10,000 यूनिट्स। विनायक, तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करोगे? यस सर। बस ये याद रखना, मिनिमम फिक्स कॉस्ट और मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट इस ग्राफ में, और कुछ भी याद नहीं रखना है तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें ये याद रह गई ना कि मिनिमम फिक्स कॉस्ट कहां पर लिखना है, मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट कहां पर लिखना है, बहुत आसान ग्राफ है।
जहां पर तुम मिनिमम फिक्स कॉस्ट लिख रहे हो तो क्वेश्चन में ढूंढो कौन सी लोकेशन की फिक्स कॉस्ट मिनिमम है, तो तुम्हें पता लगेगा धनबाद की फिक्स कॉस्ट मिनिमम। जहां पर तुम मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हो क्वेश्चन में ढूंढो कि कहाँ की वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, तो तुम्हें पता लगेगा रांची की वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम। और फिर वहां पर धनबाद, रांची, पटना लिख दो और लिख दो लेस देन 10,000 यूनिट, धनबाद सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10,000 से लेकर 20,000 यूनिट्स पर तुम्हारा पटना सेलेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन तो सब लिख सकते हो ना, ये फाइनल जो कंक्लूजन लिख रहे हैं। और मोर देन 20,000 हो, कंक्लूजन लिख सकते हो ना सब लोग। यहां आ जाएगा रांची और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर केवल दो ही लोकेशन हो, जल्दी से ये भी देख लो, अगर केवल दो ही लोकेशन हो तो ग्राफ में है ना, ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरफ लिखोगे मिनिमम फिक्स कॉस्ट और इस तरफ लिखोगे। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा था यहां पर कि अगर दो ही, एक बार जल्दी से देख लो इस पॉइंट को, अगर दो ही लोकेशन हुई उस केस में क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं रैंडम क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, एक तरफ लिख रहा हूं मैं ए लोकेशन ए, एक तरफ लिख रहा हूं लोकेशन बी। लोकेशन ए की फिक्स कॉस्ट गिवन है, 2 और 3 लोकेशन का ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ज्यादा से ज्यादा 4 लोकेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा या उससे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिक्स कॉस्ट गिवन है मान लो 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 200 और फिक्स कॉस्ट गिवन है 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 100। और दोनों लोकेशन का जब तुम है ना इक्विलिब्रियम निकालोगे ना, तो इक्विलिब्रियम आएगा 10 लाख 100, 10,000 इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये आ गया, एक ही इक्विलिब्रियम आएगा 10,000। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक तरफ लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट। देखो मिनिमम फिक्स कॉस्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर ही लिखोगे और एक तरफ लिखना है तुम्हें मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट, ये हमेशा राइट साइड पर ही लिखोगे। फिक्स कॉस्ट किसकी मिनिमम है, फिक्स कॉस्ट मिनिमम है लोकेशन ए की, तो यहां पर लोकेशन ए आ जाएगा। यानी 10,000 से कम यूनिट्स बनाओगे ना तो लोकेशन ए, और अगर 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो लोकेशन बी, बस। और 10,000 यूनिट्स पर दोनों लोकेशन बराबर आई, तो इसका कंक्लूजन ऐसा लिखोगे, फॉर लेस देन 10,000, इसका जब कंक्लूजन लिखोगे ना तो लिखोगे फॉर लेस देन 10,000 लोकेशन ए, फॉर 10,000 आइदर ए और बी, कोई सी भी सेलेक्ट कर लो, और फॉर मोर देन 10,000 बी। दो लोकेशन का आंसर ऐसा हो। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कर दोगे अब क्वेश्चन कंप्लीट। यस सर। चलो फिर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफी है, फिर कल वाली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे प्लांट लेआउट का, एक क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन को समझेंगे, वैसे ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं वो। ठीक है, कल उसको देखते हैं एक बार। आज के लिए फिर इतना ही काफी है, ध्यान रखना तुम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।